नमस्कार। कुछ लोगों का लक्ष्य है केवल आरओ एग्जामिनेशन। जो लोग केवल आरओ पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज है। नया नहीं है, इतना तो मैं कहूँगा। ये मैसेज पहले भी आयोग दे चुका है आरओ पेपर के माध्यम से, फिर से उसको रिपीट कर रहा है। 11 फरवरी 2024, ये डेट याद है सबको ना? याद भी क्यों नहीं होगी? क्योंकि 11 फरवरी 2024 को जो आरओ का पेपर हुआ था, जो पेपर आउट हो गया था, जो पेपर निरस्त हो गया, वो पेपर फिर से होना है। और ये पेपर कब होगा इस पर भी अभी हम बात करेंगे। ये पेपर कब होने वाला है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आरओ के पेपर की तैयारी आप कैसे करें। ये चीज़ आपको पीसीएस के पेपर, इस पेपर में भी बहुत सारे परिवर्तन आपको दिखे थे 11 फरवरी वाले पेपर में। और फिर जो 22 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ है, इस पेपर में बहुत बड़े चेंजेस नज़र आए हैं। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि मैंने जो बताया है वही सारा कुछ आया है। ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, मैं हमेशा कहता रहता था कि हाँ, आप जो है थोड़ा-सा नए क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, थोड़ा-सा एनालिटिकल अप्रोच करिए। लेकिन इतनी उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि एकदम से इतना एक चेंज हो जाएगा, एक बिग चेंज हो जाएगा। आपके सामने एक ऐसा पेपर आएगा जो यूपीएससी की तरह बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कभी भी सोच ही नहीं सकते थे कि पीसीएस के द्वारा पूछे जाएँगे, यूपीएससी के द्वारा पूछे जाएँगे पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो इससे क्या सीख मिली? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि जैसे परिवर्तन हो रहे हैं ठीक उसी तरीके से हम खुद को परिवर्तित करते रहें। खुद भी वैसे ही हम चीज़ों को ढालते रहें अपने को, चीज़ों में वैसा ही परिवर्तन हम लाते रहें। तो क्या सीख हमको मिली इस पेपर से, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली सीख जो मुझे लग रही है, मुझे जो महसूस हो रही है, वो सीख है कि केवल आप जैसे बहुत सारे लोग घटना चक्र देख के चले जाते थे। घटना चक्र बोले तो पुराने क्वेश्चंस देख के चले जाते थे, उन्हीं क्वेश्चंस को रटते थे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है ये वास्तव में। अगर आपको कोई पेपर तैयार करना है तो सबसे अच्छा आधार यही होता है कि पुराने पेपर्स को आप देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटना चक्र को नहीं देखना है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि केवल घटना चक्र के भरोसे नहीं जाना है। आप इसको देखिए, पुराने पेपर को सॉल्व करिए, आंसर्स को रटिए, तैयार करिए, समझिए, सब कुछ करिए, लेकिन केवल घटना चक्र के भरोसे नहीं जाना है। केवल घटना चक्र नहीं। यहाँ से आप पीवाईक्यू देखिए और इन पीवाईक्यूज के आधार पर आप कंटेंट निकालिए, उस कंटेंट को पढ़िए और इन पीवाईक्यूज के साथ साथ में यहाँ पे प्लस में किए दे रहा हूँ, आप न्यू क्वेश्चंस भी देखिए। न्यू क्वेश्चंस को भी फॉर्मेट करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा बनेगा तो हम कैसे आंसर देंगे, अपने दिमाग में इस चीज़ को रखिए। मैं घटना चक्र को मना नहीं कर रहा हूँ, वो बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें क्वेश्चन पुराने होते हैं और कहीं आपको जाना है तो रास्ता वो दिखाते हैं, एग्जाम का रास्ता वो दिखाते हैं, लेकिन केवल इसको देख के नहीं जाना है। दूसरी चीज़ एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि करंट अफेयर को लेके हमेशा ये रहता था कि लोग वन लाइनर करंट अफेयर केवल पढ़ लेते थे। हालांकि हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि हम थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच रखें करंट अफेयर में भी, लेकिन उसमें भी मैं भी मानता हूं कि हमारे करंट अफेयर में भी कमियां इस पेपर के हिसाब से हैं। उसको हम दूर करेंगे। जनवरी से जो आपको करंट अफेयर मिलने वाला है वो जनवरी से करंट अफेयर बिल्कुल अलग होगा और आरओ के लिए जो हम पिछले 6 महीने का करंट अफेयर तैयार करेंगे उसको भी हम फिर से बनवाने जा रहे हैं आपके लिए। इस करंट अफेयर में दो चीज़ें हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस करंट अफेयर को आप 1 साल का लेके चलिए, क्योंकि ये कौन सा पेपर कब उठा के दे देंगे। ये पुराना पेपर जो बनाए थे 27 अक्टूबर को जो संभावित था वही पेपर इन्होंने दे दिया, क्योंकि सितंबर तक का ही करंट अफेयर इन्होंने 22 में पूछा है। उसके बाद का करंट अफेयर नहीं पूछा, जबकि हर बार इनका ये रहता था कि लास्ट 6 मंथ का इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा जोर देते थे। और 1 ईयर के करंट अफेयर के साथ में डिटेल करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। एक दिन मैं जब करंट अफेयर का वीडियो कर रहा था तो उसमें हमने कई डे एक साथ कराए और वो जितने डे पूछे गए हैं इत्तेफाकवश हमारे करंट अफेयर में वो हैं। तो लोगों ने कहा सर बहुत सारे डे करा रहे हैं, कितने डे पूछे जाएंगे, और इत्तेफाकवश देखिए वो आ ही गए। तो डिटेल करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल करंट अफेयर का मतलब ये है कि जो घटनाएं आप अभी तक
नहीं सोच रहे थे वो भी पूछी जाएंगी। जैसे अभी तक आप स्थान याद कर रहे थे, अब तिथि भी पूछी जाएगी कि कौन सा युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ था। अभी तक आप सोच रहे थे कि बस हमने ये पढ़ लिया कि कहाँ हुआ था तो काम चल गया, किस तिथि में हुआ था, अब इसको भी तैयार करना पड़ेगा। पुरस्कार, 4 पुरस्कार मिला के एक क्वेश्चन सुमेलित करने को देना, तो डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। पुराना पेपर अगर ये दे देते हैं, पहले से बना रखा है, तो पुराना करंट अफेयर आपसे पूछ लिया जाएगा, तो साल भर के करंट अफेयर को लेके चलना होगा। और एक जो जीएस के पेपर में सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर नजर आया है, वो बदलाव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस इन्होंने बढ़ाए हैं, इन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा डीप नॉलेज क्या होता है? थोड़ा सा डीप नॉलेज ये है कि आपको फैक्ट तैयार है। अगर आपसे कोई लाइन टू लाइन पूछे कि ये चीज़ पूछी जा रही है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये फलाने साल में पूछी गई थी, हमको याद है, हम आंसर दे रहे हैं। लेकिन उसको आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, एनालिसिस उसकी कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में सोच पा रहे हैं कि नहीं। डीप नॉलेज का मतलब है कि ये थिंकिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो पा रहा है कि नहीं। जैसे मैंने दर्रे वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो दर्रा कोई रट नहीं पाएगा कि कौन सा दर्रा कितनी ऊंचाई पे है। लेकिन अगर आपकी टोपोग्राफी तैयार है, आपकी ज्योग्राफी में फिजियोलॉजी का आपने जब अध्ययन किया, तो आपका इस तरीके से तैयार है कि कौन सा पर्वत कहाँ पे किस ऊंचाई पे है, तो आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट होता है, जो नदी की दिशा वाला सवाल है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। जो साइंस के सवाल हैं वो एनसीईआरटी में हूबहू ऐसे दिए हुए हैं। तो अब रटने वाला समय गया, केवल रट के आपको पीसीएस का एग्जाम भी निकालने का सपना छोड़ देना चाहिए। ये आपको एक सीख मिली है। तो आप जब भी पढ़ें, तो आप रटने के साथ साथ में कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखें। अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि 50% से ज़्यादा सवाल जो है वो कंसेप्चुअल आपके हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी कुछ स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप एनसीईआरटी का जिस्ट फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी जैसे बार बार हम लोग बोलते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी काम करती होगी, पीसीएस के लिए एनसीईआरटी काम कैसे करेगी, वहाँ पे इतने लंबी सवाल नहीं पूछा जाता, इतना डीप नहीं पूछा जाता। तो अब पूछा जाने लगा है। तो अभी भी आपके पास समय है जिन लोगों को आरओ का एग्जाम देना है, क्योंकि आरओ का एग्जाम जो होगा वो अभी उम्मीद है, एक टेंटेटिव आप मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के मिड में आप मिड टू लास्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मिड मान के आप तैयारी करिए। तो मार्च तक का समय अभी आपके पास पूरा है। तो इस तरीके से कुछ आप ऐसा करिए कि आपका कॉन्सेप्ट लेवल थोड़ा सा अपग्रेड कर जाए, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, आप वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक सवाल पूछा जा रहा है। और बाकी आप पुराने पेपर करिए। केवल उसके भरोसे मत जाइए, केवल उसके भरोसे जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, केवल उसके भरोसे जाएंगे तो आपके आधे से कम क्वेश्चन सही हो पाएंगे। और कट ऑफ तक पहुंचने के लिए अगर एक क्वेश्चन भी कम पड़ गया, तो वो आपके लिए वहाँ नुकसानदायक होता है, फिर आपको अगली वैकेंसी का इंतजार करना पड़ता है। और आरओ एग्जाम में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीलिम्स की तैयारी तो आपकी होती ही है, और प्रीलिम्स के साथ साथ में आपकी मेन एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है, मेंस भी आपका तैयार हो जाता है। तो जो जीएस आप यहाँ पढ़ेंगे, उस जीएस से प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार होगा। तो दोनों कुछ साथ में तैयारी हो रही है, तो यहाँ पर तो और डीप नॉलेज आपको होना ही चाहिए। बाकी हमारी मदद आप जिस तरीके से चाहते हैं, हम आपकी मदद करने के तैयार हैं। हमारे पास इसके कोर्सेज भी हैं, नए हम क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है, आप जैसे भी करें, मतलब बाध्यता नहीं है, आप जैसे भी चाहें वैसे करें तैयारी, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।